वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का थर्ड चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस चैप्टर का वीडियो मैं 3 पार्ट में बनाई हूँ। आज का जो वीडियो है ये थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट का वीडियो का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बंगाल की दीवानी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का दीवान तैनात कर दिया जाता है मुगलों के द्वारा, तो इस भू क्षेत्र पर, उस भूखंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना अधिकार जमाना चाहती है और वो चाहती है कि कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा उपाय हो जिससे कि उसे आमदनी हो, और इसके लिए वो कई तरह की व्यवस्था करती है। वो चाहती है कि उसके जो खर्च हैं उसकी पूर्ति किया जा सके। इसके लिए वो अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करती है। इसके बाद भी जब उनकी लिप्सा, उनकी तृष्णा जब नहीं शांत होती है, तो वो चाहते हैं कि अब इसके अलावा किसानों से जो राजस्व वसूल किया जा रहा है उसके अलावा भी कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जो कि और उनका आमदनी हो, उनका जो मुनाफा और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं कि यूरोप के ज़रूरतों के हिसाब से खेती करवाना चाहते हैं, जिसके लिए वो नील और अफीम की खेती पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। जब नील की खेती ये शुरुआत करते हैं तो नील के खेती करने वाले जो किसान थे, जो रैयत थे, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि नील की खेती जिस भूमि पर, जिस ज़मीन पर होती थी, वो जो ज़मीन होता था वो बंजर हो जाता था। उस ज़मीन पर, उस धरती पर, उस भूमि पर कोई भी फिर दोबारा फसल नहीं हो पाता था। इसके अलावा नील उत्पादन करने में किसानों को, रैयतों को अनेक तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि उन्हें कमर भर पानी में नील के घोल को चलाना पड़ता था। 8-8 घंटे तक वो पानी में रहते थे, और जो ज़मीन थी वो उन्हें ज़बरदस्ती अपनी ज़मीन को देना पड़ता था। तो हम देखते हैं कि कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो फिर अब लोगों में नील विद्रोह, मतलब कि ये जो लोगों के बीच जो जब नील के खिलाफ असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, तो ये नील विद्रोह शुरू हो गया। तो इस चैप्टर का आज का जो वीडियो है, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम देखते हैं, नील विद्रोह और उसके बाद। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ हम देख ही रहे हैं कि बंगाल के जो हजारों रैयत हैं, किसान हैं, वो नील की खेती करने से इनकार कर देते हैं, और रैयत बागान मालिक को लगान चुकाने से भी इनकार कर देते हैं और फैक्ट्री पर हमला कर देते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं क्या कि जब ये लोग विद्रोह के लिए तैयार हो गए, जहाँ हर जगह अपना अपना विद्रोह प्रकट करने लगे, वे क्या करते हैं कि तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर देते हैं। औरतें जो हैं वो भी इसमें समर्थन करती हैं, वो भी सहयोग देती हैं। वो क्या करती हैं कि बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ती हैं। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का जो सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं क्या कि बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली करने वाले जो गुमास्ता होते थे, जिन्हें एजेंट भी कहा जाता था, उनकी पिटाई की जाती है। अब रैयत जो है वो कसम खा लेते हैं, कि ना तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही वो बागान के मालिकों के लाठीधरों से डरेंगे। यानी बागान मालिक के जो लोग हैं, जो आते हैं मारने के लिए, डराने के लिए, उनसे वो नहीं डरेंगे। नील के किसान चुप रहने के लिए अब तैयार नहीं थे। 1859 में नील के रैयतों को अब लगता है कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जो जमींदार हैं और मुखिया हैं वो भी उनका समर्थन करेंगे। तो नील के रैयत को क्या लग रहा है कि स्थानीय जमींदार जो हैं, मतलब हर क्षेत्र के हर जो जमींदार हैं वो और मुखिया भी उनका समर्थन करेंगे, और बहुत सारे गांव में जिन मुखिया से नील के अनुबंधों पर जबरदस्ती करवा लेते थे, अनुबंध दस्तखत करवा लेते थे, उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया, ताकि इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने लड़ाई हुई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अब गांव में जो मुखिया थे वो क्या करते थे कि नील के अनुबंधों पर
ज़बरदस्ती जो है किसान से, रैयत से दस्तखत करवा लेते थे। तो जब ज़बरदस्ती करवा लेते थे तो किसानों को वो ही क्या करते हैं, किसानों को इकट्ठा करते हैं और लठियालों के आंच के साथ, मतलब उनके साथ आमने सामने की लड़ाई छिड़ जाती है। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगते हैं। जमींदार जो हैं गांव-गांव घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उन्हें, जमींदार को इस बात से परेशान थे, वो परेशानी थी कि बागान मालिकों की ताकत जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और बागान मालिक की ज़बरदस्ती जबरन लंबे समय तक ज़मीन उनसे ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं क्या कि नील के किसानों को ये भी लग रहा है, नील के किसानों को ये विश्वास हो गया था कि अंग्रेजी सरकार उनका इस संघर्ष में साथ देगी। अब हम देख रहे हैं कि जब 1857 की जो बगावत हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, तो अब ब्रिटिश सरकार को अब लग रही है कि अब एक और बहुत बड़ी विद्रोह का खतरा जो है उनके सामने मंडरा रहा है और नील की खेती करने वाले जो हैं जिलों में बगावत की खबर फैल जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में वो इलाके का दौरा करते हैं। फिर बरसात के मौसम में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ये जो है एक नोटिस जारी करते हैं और कहते हैं कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये किसके द्वारा जारी किया गया था नोटिस? मजिस्ट्रेट एसेल द्वारा किया गया था। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने के लिए हुक्म दे दिया है। फिर जैसे जैसे ये विद्रोह फैलता चला गया, कोलकाता के पढ़े लिखे जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग भी जिलों की ओर चल पड़े और उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की ओर से जो जोर ज़बरदस्ती किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, इस नील व्यवस्था के बारे में वो लिखते हैं। फिर इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए अब सेना बुलानी पड़ती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब पढ़े लिखे लोग जो हैं, जब ये बगावत, ये स्थिति, जब विद्रोह जब जगह जगह फैल जाती है, हर जगह ये फैल जाता है कि लोग विद्रोह कर रहे हैं नील आंदोलन के खिलाफ, तो फिर कलकत्ता के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नील जिलों में चल पड़ते हैं और रैयतों की, किसानों की दुर्दशा पर जो जोर जबरदस्ती उनके साथ किया जा रहा है उसके बारे में वो लिखते हैं। नील उत्पादन की व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने पाया कि बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं कि आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करे, लेकिन आगे से वह चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि आयोग जो हैं वो रैयतों को के लिए कहते हैं कि आप इसके लिए मजबूर नहीं हैं, क्योंकि आपने जो अनुबंध को पूरा करने के लिए जो दस्तखत किया है, आपने जो अनुबंध पूरा किया है उसे करने के लिए आगे वह चाहे तो नील की खेती जो है बंद कर सकते हैं। मतलब अपने काम को पूरा कर लीजिए, उसके बाद आगे आप चाहें तो नील की खेती नहीं भी कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागान में नील उत्पादन की धाराशायी, यानी इस बगावत के बाद क्या हुआ, बागानों में नील उत्पादन जो था वो धाराशायी हो गया और ये जो हैं अब कृत्रिम रंगों की तलाश करने लगे, कृत्रिम रंग भी बनाने लगे थे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। जब कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था तो इससे जो उनका व्यवसाय भी प्रभावित हुआ, बुरी तरह प्रभावित हुआ, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया था। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौर नील बागान के मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट है, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला थे। हाजी मुल्ला से 5 जून 1860 ईस्वी को नील आयोग के सदस्यों ने बातचीत की। नील आयोग के अध्यक्ष थे WS सीटन कार्ड। ये
ये पूछते हैं कि क्या तुम नील की खेती करने को तैयार हो? तो हाजी मुल्ला कहते हैं नहीं, वो नील की खेती करने के लिए तैयार नहीं है। श्री साले कहते हैं क्या 1 रुपये प्रति बंडल की कीमत पर भी नील की खेती नहीं करना चाहते हो? हाजी मुल्ला कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील की खेती नहीं करूँगा। अब इसी समय हम देखते हैं क्या कि जिस समय ये भारत में ये जो नील से संबंधित जो विद्रोह हो रहा था, उसी समय वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन हो रहा था। तो 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जॉ बेप्टिस्ट थे लबाद, ये कैरियाई द्वीप समूहों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखते हैं। तो कैरिबियाई द्वीप समूह के विषय में जो विस्तार से लिखा गया वो किसके द्वारा? जॉ बेप्टिस्ट के लबाद के द्वारा लिखा गया था। और फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन करने की जो प्रक्रिया थी और उसके जो सारे जो चरण थे, उसको बहुत अच्छी तरह से इसमें दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर था ये समाप्त हुआ। आज का वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरे द्वारा सारांश तैयार किया गया है, ये आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।